क्रिसमस पार्टी में कुछ अप्रत्याशित हुआ। एक युवा महिला अचानक गायब हो गई। कई स्वयंसेवक, स्थानीय पुलिस और यहां तक कि संघीय अधिकारी भी उसकी तलाश में लगे थे, लेकिन सभी प्रयास विफल रहे। युवा महिला का कोई निशान नहीं मिला। जांचकर्ताओं को छोटे छोटे सुराग इकट्ठा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी और वे अपने करियर के सबसे भ्रमित मामलों में से एक का सामना कर रहे थे। अंत में वे समाधान के करीब पहुंचे, लेकिन परिणाम उनकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। मेलिसा ब्रैनन का जन्म 12 अप्रैल 1984 को टेक्सास में हुआ था। कुछ साल बाद उसके माता पिता अलग हो गए और उसकी मां ने बेटी के साथ वर्जीनिया राज्य के लॉटन नामक छोटे शहर में जाने का फैसला किया। यह एक शांत और आरामदायक जगह थी, जो विशेष रूप से परिवारों के लिए आकर्षक थी। मेलिसा की मां टेमी ने एक स्थानीय कंपनी में लेखाकार के रूप में नौकरी पाई और शहर के बाहरी इलाके में एक आवासीय परिसर में एक अपार्टमेंट किराए पर लिया। परिसर में कई छोटे बहु परिवार वाले घर थे और यह इस बात के लिए जाना जाता था कि प्रबंधन अक्सर निवासियों और उनके बच्चों के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता था। ऐसी बैठकें हर शुक्रवार और छुट्टियों के दिन होती थीं। इसके परिणाम स्वरूप कई पड़ोसी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, नए परिचय बनाते थे और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखते थे। मेलिसा को इस जगह का माहौल बहुत पसंद था। जब परिवार यहां आया तो युवा मेलिजिया अधिकतर समय आंगन में बिताती थी और पड़ोसी बच्चों के साथ खेलती थी। वह आवासीय परिसर के कार्यक्रमों में भाग लेना पसंद करती थी, जहां हमेशा बहुत मजा और स्वादिष्ट व्यंजन होते थे। 3 दिसंबर को परिसर के प्रबंधन ने एक क्रिसमस पार्टी का आयोजन किया। यह एक अलग इमारत में कई हॉल में आयोजित की गई थी। लगभग 200 निवासी भोज के लिए एकत्र हुए, समूहों में विभाजित हुए, जबकि उनके छोटे बच्चे पास में खेल रहे थे। रात के 10 बजे के करीब टेमी ने फैसला किया कि घर जाने का समय हो गया था। उसने मिलिजिया से अपने जैकेट लाने के लिए कहा, जबकि वह खुद परिचितों से विदा ले रही थी। लड़की ने अपनी मां से घर ले जाने के लिए कुछ चिप्स की अनुमति मांगी और उसने सहमति दे दी। कुछ मिनट बाद पड़ोसियों से विदा लेने के बाद टेमी ने अपनी बेटी की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया। उसने सभी हॉल की जांच की, गलियारे में देखा, लेकिन मिलिजिया कहीं नहीं दिखाई दी। मां ने उपस्थित लोगों से पूछना शुरू किया कि क्या उन्होंने लड़की को देखा था। हर मिनट के साथ चिंता बढ़ती गई और जल्द ही गायब होने की खबर पड़ोसियों के बीच फैल गई। उन्होंने टेमी को खोज में मदद की, इमारत और सड़क की तलाशी ली, लेकिन मिलिजिया कहीं नहीं मिली। अंत में महिला ने पुलिस से मदद मांगने का फैसला किया। जल्द ही अधिकारी पहुंचे और तुरंत खोज में शामिल हो गए। पूरे परिसर की गहनता से जांच की। इस समय तक गायब होने की खबर पड़ोसियों के बीच फैल चुकी थी और पहले से ही 300 से अधिक लोगों ने खोज में मदद करने के लिए स्वयं सेवा की थी। शुरुआत में पुलिस अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि युवा मिलिजिया इमारत से बाहर निकल गई होगी और खो गई होगी, लेकिन आगे की खोज के दौरान यह सिद्धांत विश्वसनीयता खो बैठा। बाहर ठंड और अंधेरा था, इसलिए यह असंभव था कि वह दूर गई होगी। इसके अलावा मिलिजिया परिसर के इलाके से काफी अच्छी तरह से परिचित थी और पुलिस अधिकारियों को संदेह था कि वह किसी अज्ञात दिशा में गई होगी। स्थिति इस तथ्य से और भी जटिल हो गई कि परिसर के ठीक पीछे एक विस्तृत वन क्षेत्र शुरू होता था। जहां समारोह आयोजित किया गया था, उस कमरे की जांच से लगभग कुछ नहीं मिला। युवा महिला का जैकेट अपनी जगह पर नहीं था, लेकिन उसके गायब होने की व्याख्या करने वाले कोई अन्य संकेत नहीं मिले। एकमात्र चीज जिसने पुलिस अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया वह था हीटिंग रूम में एक खुली खिड़की। उन्होंने विचार किया कि मिलिजिया उसके माध्यम से भाग सकती थी, लेकिन यह सिद्धांत असंभव लगता था। मिलिजिया को न पाने के बाद उन्होंने कार्यक्रम के सभी प्रतिभागियों से पूछताछ शुरू कर दी। किसी भी पड़ोसी ने युवा महिला को इमारत से बाहर निकलते या किसी को उसे बाहर ले जाते नहीं देखा था। मिलिजिया की मां ने भी उस शाम कुछ असामान्य नहीं देखा था। पुलिस अधिकारियों ने यह भी पूछा कि क्या पड़ोसियों के साथ कोई मतभेद था या क्या उन्होंने उनके या युवा मिलित्सिया के प्रति उनके व्यवहार में कुछ असामान्य देखा था। हालांकि
महिला ने आश्वासन दिया कि सभी निवासियों के साथ संबंध अच्छे थे और पूरे निवास काल के दौरान किसी भी संघर्ष का नामो निशान नहीं था। जांचकर्ताओं ने तुरंत इस संभावना की जांच की कि मिलित्सिया को उसके पिता ले गया हो, क्योंकि ऐसे मामलों में यह एक सामान्य परिदृश्य है। हालांकि जल्द ही यह पता चला कि वह व्यक्ति टेक्सास में था और शारीरिक रूप से किसी अन्य राज्य में नहीं हो सकता था। चूंकि कोई अन्य सुराग नहीं था, पुलिस ने खोज क्षेत्र का विस्तार करने का फैसला किया। अधिकारियों का एक हिस्सा आवासीय परिसर के पास के जंगल की तलाशी लेने निकला, जबकि अन्य सभी इमारतों की जांच करने लगे। दुर्भाग्य से इससे कोई परिणाम नहीं मिला। मिलित्सिया के कोई निशान नहीं मिले। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने स्वयं सेवकों को छोड़ दिया और हर अपार्टमेंट का दौरा करने का फैसला किया। कुल मिलाकर परिसर में लगभग 400 लोग रहते थे और उस रात जांचकर्ताओं ने उनमें से हर एक से बात की। कोई नहीं जानता था कि मिलित्सिया कहां गायब हो सकती है, इसलिए उनसे परिसर के क्षेत्र में किसी भी विचित्रता या संदिग्ध क्षणों को याद करने के लिए कहा गया, भले ही वे गायब होने से संबंधित न लगते हों। और यहां पुलिस को पहला दिलचस्प सुराग मिला। कुछ महिलाओं ने बताया कि उस शाम परिसर का एक कर्मचारी कैलेब ह्यूज अजीब तरह से व्यवहार कर रहा था। वह उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था और अनुचित मजाक कर रहा था। हालांकि इन महिलाओं में से लगभग सभी अपने पतियों के साथ आई थीं। युवक ने माता पिता में भी चिंता पैदा की, क्योंकि उनके विचार में वह उनके बच्चों के आसपास बहुत अधिक समय बिता रहा था। ऐसी कई शिकायतें सुनने के बाद अधिकारियों ने फिर से टैमी से बात की और पूछा कि क्या उसने ह्यूज के व्यवहार में कुछ असामान्य देखा था। महिला को याद आया कि पार्टी के दौरान वह कई बार उसके पास आया था और उसकी बेटी के बारे में बातचीत शुरू की थी। उस आदमी ने यह भी प्रस्ताव रखा कि अगर टैमी मनोरंजन से अलग नहीं होना चाहती तो वह युवा महिला को शौचालय ले जा सकता है। यह सब जांचकर्ताओं को संदिग्ध लगा और उन्होंने उससे बात करने का फैसला किया। हालांकि ह्यूज कहीं नहीं मिला, इसलिए पुलिस अधिकारी उसके घर गए। वह व्यक्ति परिसर के पास रहता था, लेकिन जब अधिकारियों ने दस्तक दी तो वह वहां नहीं था। उसकी पत्नी ने उन्हें खोला और कहा कि वह उस शाम वापस नहीं आया था। पुलिस अधिकारी चले गए और कुछ घंटों बाद लौट आए। इस समय तक वह व्यक्ति पहले ही घर आ चुका था। उसने बताया कि वह रात 12:30 बजे के करीब पहुंचा था। अधिकारियों ने गणना की कि ह्यूज ने अपनी वापसी से 2.5 घंटे पहले परिसर छोड़ दिया था, जो अजीब था, क्योंकि उसका घर का रास्ता 10 मिनट से अधिक नहीं लेना चाहिए था। ह्यूज ने इसकी व्याख्या यह कहकर की कि उसने शराब खरीदने के लिए एक बड़ा चक्कर लगाया था, लेकिन पुलिस अधिकारियों को उसके शब्दों पर संदेह था। सबसे पहले, दुकान की यात्रा अभी भी लगभग 3 घंटे की अनुपस्थिति की व्याख्या नहीं करती थी। दूसरा, उनके राज्य में आधी रात के बाद शराब की बिक्री पर प्रतिबंध था। इसके अलावा ह्यूज कोई रसीद नहीं दिखा सका। इससे संदेह पैदा हुआ और अधिकारियों ने उससे वे कपड़े सौंपने के लिए कहा जो उसने काम पर पहने थे। और यहां नई विचित्रताएं सामने आईं। ह्यूज ने कहा कि उसने घर लौटते ही सब कुछ धो दिया था। फिर भी उन्होंने उसे चीजें देने के लिए मना लिया। पुलिस अधिकारियों के आश्चर्य के लिए उसने कपड़ों के साथ जूते भी धोए थे, लेकिन यह सब कुछ नहीं था। तलवों का एक हिस्सा काट दिया गया था और चीजों के बीच एक बड़े चाकू के लिए एक म्यान और एक चमड़े की बेल्ट मिली। चाकू के बारे में पूछे जाने पर ह्यूज ने जवाब दिया कि वह नहीं जानता कि वह कहां है। अब जांचकर्ताओं को मेलिसा के गायब होने में उस व्यक्ति की संलिप्तता के बारे में गंभीर संदेह था। वे उसकी चीजों को प्रयोगशाला ले गए, जहां विशेषज्ञों ने जूतों पर एक विशेष पदार्थ का उपयोग किया। इससे ऐसे निशान सामने आए जिन्होंने बड़ी चिंता पैदा कर दी। हालांकि धुलाई के कारण विश्लेषण के लिए कोई नमूना नहीं लिया जा सका। जांचकर्ता ह्यूज के पास लौटे और उसे थाने ले गए। एक लंबी बातचीत के दौरान वह व्यक्ति अपने संस्करण पर अड़ा रहा। उसने यह भी दावा किया कि वह मेलिसा को नहीं जानता कि वह कैसी दिखती है और उसके साथ क्या हुआ है। पुलिस अधिकारी जानते थे कि ह्यूज झूठ बोल रहा था, क्योंकि कई गवाहों ने, जिनमें टेमी भी शामिल थी, देखा था कि उस शाम वह मेलिसा और अन्य युवा निवासियों के साथ खेल रहा था। लेकिन जब जांचकर्ताओं ने कहा,
हम जानते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो उस व्यक्ति ने शांति से जवाब दिया, इसे साबित करो। हालांकि अधिकारी लगभग निश्चित थे, उनके पास गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत नहीं थे, इसलिए उन्हें ह्यूज को जाने देना पड़ा। अगले दिन मेलिसा या किसी सुराग को खोजने की उम्मीद में खोज अभियान को तेज कर दिया गया। सुबह उन्होंने ह्यूज की पत्नी से अकेले में बात करने का फैसला किया और उसने एक दिलचस्प अवलोकन साझा किया। यह पता चला कि उनकी शादी आसान नहीं थी और महिला अपने पति पर बहुत भरोसा नहीं करती थी। क्रिसमस पार्टी के लिए जाने से पहले उसने चुपके से उसकी कार के ऑडोमीटर की जांच की थी। उसके लौटने के बाद उसने वही किया और देखा कि काउंटर 19 किलोमीटर अधिक दिखा रहा था। जांच के लिए यह 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, यह दूरी स्पष्ट रूप से दुकान तक 2 घंटे की यात्रा के उसके वर्णन से मेल नहीं खाती थी। दूसरा, अब वे लगभग उस क्षेत्र को सीमित कर सकते थे जहां ह्यूज सैद्धांतिक रूप से जा सकता था। अधिकारियों ने शेष यात्रा दूरी की त्रिज्या के साथ एक खोज क्षेत्र की रूपरेखा तैयार की। अंत में यह 40 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बन गया। इतने बड़े क्षेत्र को कवर करने के लिए उन्होंने सेना से मदद मांगी, विमानों का इस्तेमाल किया और जल क्षेत्रों की जांच के लिए गोताखोरों को आमंत्रित किया। इसके अलावा लगभग 400 स्वयंसेवकों ने मदद के लिए आह्वान का जवाब दिया। पुलिस ने मेलिसा के गायब होने के बारे में जानकारी के साथ हजारों पर्चे भी वितरित किए और घटना के बारे में जितने हो सके उतने लोगों को सूचित करने की कोशिश की। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि मेलिसा के गायब होने से केवल 5 महीने पहले उसी शहर में एक और युवा व्यक्ति गायब हो गया था। बाद में जांचकर्ताओं ने उसे एक चिंताजनक स्थिति में पाया, लेकिन वे अपराधी का पता नहीं लगा सके। बड़े पैमाने पर खोज के दौरान विशेषज्ञों का एक समूह आवासीय परिसर की जांच करने लगा। जैसा कि हम याद करते हैं, वहां अधिकारियों ने जो एकमात्र चीज देखी थी वह हीटिंग रूम में एक खुली खिड़की थी। विशेषज्ञों ने इसकी जांच की और कुछ दिलचस्प पाया। खिड़की के नीचे सड़क की तरफ एक बड़े जूते के निशान का एक मुश्किल से दिखाई देने वाला निशान था और इसी तरह के निशान सीधे पार्किंग स्थल की ओर जाते थे। वहां छोटे पैरों के कोई निशान नहीं थे। यह संकेत दे सकता है कि कोई मेलिसा को अपनी बाहों में ले गया और फिर उसे एक वाहन में ले गया। इससे पहले पुलिस अधिकारियों ने पहले ही ह्यूज की कार की जांच कर ली थी, लेकिन वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला था। उसी समय एफबीआई जांच में शामिल हो गया। वे अभी भी ह्यूज को गिरफ्तार नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उसे लगातार निगरानी में रखा। इसके अलावा अदालत ने उस व्यक्ति को सबूत मिलने की स्थिति में डीएनए नमूना देने का आदेश दिया। जब जांचकर्ताओं ने ह्यूज के अतीत की जांच शुरू की तो उन्होंने पाया कि उसे युवावस्था से ही कई बार गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा वह शराब और प्रतिबंधित पदार्थों का दुरुपयोग करता था और युवा व्यक्तियों के प्रति अपने अनुचित व्यवहार के कारण बार बार संदेह पैदा करता था। इसके अलावा घटना से कुछ साल पहले ह्यूज को पड़ोसी काउंटी में कार चोरी के लिए परिवीक्षा की सजा मिली थी। अधिक विस्तृत जांच में यह पता चला कि संदिग्ध ने अपनी पिछली सजा की शर्तों का उल्लंघन किया था और न्यायाधीश ने इसे एक अधिक कठोर सजा से बदल दिया। इस प्रकार जांचकर्ताओं ने उसे अस्थायी रूप से अलग करने में सफलता प्राप्त की, हालांकि एक कम गंभीर अपराध के लिए। आने वाले हफ्तों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने अपनी खोज जारी रखी, लेकिन बिना किसी परिणाम के। कार्य इस तथ्य से जटिल हो गया कि जांच किए गए क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका था और वहां एक बड़ी नदी भी बहती थी। गायब होने के लगभग 2 महीने बाद मामले ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। एक अज्ञात व्यक्ति ने टैमी को फोन किया और दावा किया कि युवा महिला उसके साथ है। उसने $75,000 की मांग की और महिला ने तुरंत पुलिस को सूचित कर दिया। एफबीआई अधिकारियों ने टैमी से उल्लिखित राशि लेकर सहमत स्थान पर जाने के लिए कहा। उन्होंने क्षेत्र में कई दर्जन एजेंटों को तैनात किया और कथित अपराधी के आने का इंतजार किया। जल्द ही 2 पुरुष टैमी के पास आए, जिन्हें एफबीआई एजेंटों ने तुरंत हिरासत में ले लिया। यह पता चला कि वे घटना में शामिल नहीं थे, वे स्थानीय विश्वविद्यालय के छात्र थे। अंत में उन्हें वास्तविक जेल की सजा मिली।
एक को 7.5 साल की सजा सुनाई गई, दूसरे को लगभग 4 साल की स्वतंत्रता से वंचित किया गया। इस प्रकार जांचकर्ता फिर से एक बंद गली में जांचकर्ताओं ने एफबीआई विशेषज्ञों और उनके आधुनिक उपकरणों की मदद से ह्यूज की कार की फिर से जांच करने का फैसला किया। एक छोटी सी बाधा थी। कार उसकी पत्नी की थी, इसलिए उसकी सहमति आवश्यक थी। सौभाग्य से महिला ने तुरंत अपनी अनुमति दे दी और विशेषज्ञों ने काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने एक विशेष पदार्थ का उपयोग किया जो ड्राइवर सीट के नीचे फुटमैट, पेडल, स्टीयरिंग व्हील और विंडशील्ड पर जैविक सामग्री के निशान उजागर करता है। इसने ह्यूज के खिलाफ संदेह को मजबूत किया, लेकिन विश्लेषण के लिए एक नमूना प्राप्त करना असंभव था। फिर विशेषज्ञों ने बाल ऊतक कणों और अन्य संभावित सबूतों की तलाश शुरू कर दी। हालांकि उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कार में अव्यवस्था थी। विशेषज्ञों में से एक ने टेप से मैन्युअल रूप से संभावित निशान इकट्ठा करने का फैसला किया। उसने सभी सतहों की जांच की और एकत्र सामग्री को एफबीआई फोरेंसिक विशेषज्ञ को भेज दिया। उसने कई कुत्ते के बाल पाए जिनका मामले से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जल्द ही विशेषज्ञ ने एक अलग प्रकार का बाल देखा जो न तो कुत्तों का था और न ही मनुष्यों का। करीब से जांच करने पर उसने पाया कि यह काले रंग का खरगोश का फर था जो मेलिसा की मां की जैकेट के समान था। विशेषज्ञ ने टैमी से इस जैकेट की मांग की और फर की पूरी समानता की पुष्टि की। पुलिस अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि यह मेलिसा के कपड़ों पर तब पहुंच सकता था जब वह जैकेट लेने गई थी, या यह अन्य परिस्थितियों में हो सकता था क्योंकि महिला हमेशा सर्दियों में इसे पहनती थी और युवा महिला अक्सर आसपास होती थी। विशेषज्ञ ने एक हल्के रंग का बाल भी खोजा जो मेलिसा के कंघी के नमूने से मेल खाता था, लेकिन यह सब कुछ नहीं था। उसने कार की यात्री सीट पर कई छोटे लाल और नीले रेशे पाए। चूंकि मेलिसा ने अपने गायब होने के दिन इन रंगों का स्वेटर और स्कर्ट पहना था, जांचकर्ताओं को अब तुलना के लिए समान कपड़ों के मॉडल खोजने थे। उन्होंने मेलिसा की दादी से बात की जिसने यह पोशाक खरीदी थी, लेकिन वह सटीक दुकान याद नहीं कर सकी। स्थानीय दुकानों में समान कपड़े खोजने के प्रयास असफल रहे। रेशों की जांच कर रहे विशेषज्ञ ने यह सोचना जारी रखा कि वह मेलिसा के कपड़ों के साथ उनकी समानता कैसे स्थापित कर सकता है। एक शाम उसने अपनी पत्नी के साथ अपनी कठिनाइयों को साझा किया। विवरण सुनने के बाद उसने अनुमान लगाया कि ऐसे कपड़े जेएनसी पेनी श्रृंखला में बेचे जा सकते हैं। उनके खुद के कई बच्चे थे, इसलिए महिला अक्सर वहां कुछ खरीदती थी। इसके अलावा उसने घर पर इस दुकान के कई वर्षों के सैकड़ों कैटलॉग रखे थे। वह उन्हें खंगालने लगी। कुछ समय बाद वह एक कैटलॉग पर पहुंची जो पिछले क्रिसमस से पहले प्रकाशित हुआ था। 11वें पृष्ठ पर उसने एक समान पोशाक देखी और अपने पति को दिखाई। ये बिल्कुल वही कपड़े थे जो मेलिसा ने अपने गायब होने के दिन पहने थे। संघीय अधिकारियों ने तुरंत निर्माता कंपनी से संपर्क किया, लेकिन वहां उनका एक अप्रिय आश्चर्य इंतजार कर रहा था। इस कपड़े के मॉडल का उत्पादन अब बंद कर दिया गया था। ऐसी पोशाकें केवल कैटलॉग के माध्यम से बेची जाती थीं। कुल मिलाकर 7,000 सेट वितरित किए गए थे। उन्होंने जांचकर्ताओं को सभी खरीदारों के डेटा प्रदान करने की पेशकश की। अधिकारियों ने इस लंबी सूची का अध्ययन करना शुरू किया। कुछ समय बाद उन्हें भाग्य मिला। उन्होंने केंटकी से एक आदमी को खोजा जिसने एक रिश्तेदार के लिए यह पोशाक खरीदी थी, लेकिन आकार में गलती कर दी थी। कपड़े एक पूरे साल तक बिना खोले पड़े रहे, जो जांच के लिए आदर्श था। उस आदमी ने उन्हें यह सेट भेजा और विशेषज्ञों ने काम शुरू कर दिया। इस सेट के लिए निर्माताओं ने कोड 887 के साथ अपना खुद का गहरा नीला रंग विकसित और पेटेंट किया था, जो कहीं और इस्तेमाल नहीं किया गया था। इस रंग के रेशों की तुलना करने के बाद विशेषज्ञ ने निष्कर्ष निकाला कि वे पूरी तरह से मेल खाते थे। इस प्रकार जांचकर्ताओं को पुष्टि मिली कि इन 7,000 सेटों के मालिकों में से कोई एक संदिग्ध के वाहन में था। हालांकि यह सीधे तौर पर घटना में उस व्यक्ति की संलिप्तता की ओर इशारा नहीं करता था। यह एक महत्वपूर्ण तर्क था। सेटों के खरीदार पूरे देश में फैले हुए थे और किसी और के उसकी कार में होने की संभावना बहुत कम थी।
अंत में विशेषज्ञ ने एक अतिरिक्त जांच करने का फैसला किया। उसने विभिन्न प्रकार के कपड़ों से समान रंग के 100 से अधिक रेशे इकट्ठा किए और संदिग्ध की कार से मिले रेशों के साथ उनकी तुलना करने के लिए 7,983 परीक्षण किए। विश्लेषण ने दिखाया कि 2 को छोड़कर सभी नमूने थोड़े अलग थे। दुकान से लिया गया सेट और कार की यात्री सीट से लिए गए रेशे पूरी तरह से मेल खाते थे। विशेषज्ञ ने इस संभावना को खारिज कर दिया कि कोई समान कपड़ों वाला व्यक्ति ह्यूज की कार में रहा होगा। यह बिल्कुल वही सेट होना चाहिए था। फिर भी जांचकर्ता एक कठिन स्थिति में थे। वे जानते थे कि ऐसा सबूत अप्रत्यक्ष हो सकता है, यहां तक कि अन्य खोजों के साथ भी, लेकिन उनके पास कुछ और अधिक विश्वसनीय नहीं था। इसलिए उन्होंने ह्यूज पर अपहरण का आरोप लगाने का फैसला किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार कुछ सुरागों के आधार पर मेलिसा अब आसपास नहीं थी। सीट पर और कार में उसके सूट के रेशे संकेत देते थे कि ह्यूज ने उसे अपने बाहरी कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया होगा, जो उसके इरादों की ओर इशारा करता था। यह माना जाता था कि जब वह अपनी मां के अनुरोध पर जैकेट लेने गई थी, तब वह व्यक्ति मेलिसा के पास आया था। फिर वह उसे किसी तरह हीटिंग रूम में ले गया, खिड़की से बाहर ले गया और अपनी कार तक ले गया। इसके बाद ह्यूज ने शायद मेलिसा को एक अज्ञात स्थान पर ले जाया और उसे अपूरणीय नुकसान पहुंचाया, संभवतः एक तेज वस्तु से। फिर उसने सबूतों को नष्ट कर दिया और अपने कार्यों के निशान मिटा दिए। यह सब कई घंटों तक चला, जो उसकी लंबी अनुपस्थिति की व्याख्या करता था। बाद में उस व्यक्ति ने कार और कपड़ों की सफाई करके और जूतों के तलवों के सबसे गंदे हिस्सों को काटकर निशान मिटाने की कोशिश की। अंत में पुलिस अधिकारियों ने उसके साथ एक झूठ डिटेक्टर परीक्षण करने का फैसला किया, यह उम्मीद करते हुए कि यह सभी सबूतों के साथ मिलकर अंततः ह्यूज को सच बोलने के लिए मजबूर करेगा। कठिनाई यह थी कि राज्य के कानून भौतिक सबूत या स्थापित अपराध स्थल के बिना पूंजीगत अपराध का आरोप लगाने की अनुमति नहीं देते थे। अपहरण के लिए सजा काफी हल्की थी, इसलिए जांचकर्ता संदिग्ध के स्वीकारोक्ति की उम्मीद कर रहे थे। झूठ डिटेक्टर परीक्षण के परिणामों ने दिखाया कि ह्यूज ने लगभग सभी प्रमुख प्रश्नों के गलत उत्तर दिए, लेकिन वह अपनी निर्दोषिता पर जोर देता रहा। अंत में जांचकर्ताओं को अपहरण के आरोप के साथ मामला अदालत में सौंपना पड़ा। मेलिसा के गायब होने के 2 साल बाद न्यायालय की प्रक्रिया शुरू हुई। ह्यूज के वकील ने सभी प्रस्तुत सबूतों को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन अभियोजन पक्ष के तर्क झूरी के लिए अधिक विश्वसनीय साबित हुए। 7 घंटे के विचार विमर्श के बाद उन्होंने दोषी का फैसला सुनाया और ह्यूज को अधिकतम सजा 50 साल की जेल मिली। जेल में उसने युवा महिला के गायब होने में अपनी संलिप्तता से इनकार करना जारी रखा। पुलिस ने मेलिसा के निशान खोजने के प्रयास किए, लेकिन बिना किसी सफलता के। मुकदमे के 4 साल बाद एक झील में लाल कपड़े के टुकड़े मिले, लेकिन इससे भी मामले में कोई सफलता नहीं मिली। घटना के 8 साल बाद मेलिसा की मां ने एक नया परिवार बनाया, लेकिन उसने अपना पुराना उपनाम रखा, इस उम्मीद में कि उसकी बेटी उसे खोज सकती है। 2 अगस्त 2019 को अपनी सजा का आधे से थोड़ा अधिक समय पूरा करने के बाद ह्यूज को अच्छे आचरण के लिए जल्दी रिहा कर दिया गया। वह 53 साल का था। मेलिसा को अभी भी लापता माना जाता है, क्योंकि अपराध साबित नहीं हुआ था। हालांकि बहुत कम लोग मानते हैं कि वह इन सभी वर्षों तक जीवित रह सकती थी।